जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जर्नल में छूट का लेखा कैसे किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जर्नल में लेखे आपने सीख लिए होंगे और अगर आप जर्नल के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो जो जर्नल की पड़ी हुई हैं, उन वीडियो को आप ज़रूर देखें और वीडियो देख कर के कई बार अपनी तरफ से भी लेन-देनों को बना कर के उनकी जर्नल में एंट्री करके देखा करें, तो ज़रूर आप एक दिन जर्नल के एक्सपर्ट बनेंगे। जर्नल के एक्सपर्ट इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि अकाउंटिंग की पूरी जो जड़ है वो जर्नल ही है। जर्नल ही पहली सीढ़ी है। तो फिलहाल आज हम तो आज का हमारा टॉपिक है और टॉपिक आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जर्नल में छूट का लेखा। यानी डिस्काउंट जब दी जाती है या डिस्काउंट हमें प्राप्त होती है तो हम उसका भी जर्नल में लेखा करते हैं। अगर लेखा नहीं करेंगे तो सही लाभ हानि हमें ज्ञात नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें डिस्काउंट का भी लेखा करना होता है, लेकिन डिस्काउंट का लेखा करने से पहले हमें डिस्काउंट के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये जो डिस्काउंट है, छूट है, ये कितने प्रकार की होती है। इसके लिए मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, छूट के प्रकार, काइंड ऑफ डिस्काउंट। इसका पहला प्रकार होता है हमारे पास व्यापारिक छूट और दूसरी जो होती है वो होती है नगद छूट। तो इस तरह से दो प्रकार की छूट होती है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये व्यापारिक छूट क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। जब एक व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को बिक्री बढ़ाने के लिए कोई डिस्काउंट दी जाती है तब उसको व्यापारिक छूट कहा जाता है। जैसा आप कोई पुस्तक खरीदने जाते हैं, वो पुस्तक आपको, उस पर प्रिंट है 100 रुपये और वो पुस्तक आपको 100 रुपये की जगह पर ये मिल जाती है आपको 90 रुपये या 95 रुपये पर। एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से यहाँ डिस्काउंट दे दी गई और जो डिस्काउंट हुई वो यहाँ पर डिस्काउंट 10 रुपीज़ की हो गई, 10 रुपये की यहाँ पर डिस्काउंट हो गई। तो इस तरह से व्यापारिक छूट हो गई। इसके बाद नगद छूट क्या होती है? नगद छूट का मतलब होता है कि जब व्यापारी माल को उधार बेच रहा होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो नगद बेचा गया था, नगद पे सारा काम हो गया, लेकिन यहाँ बात चल रही है नगद छूट की। नगद छूट जब माल व्यापारी के द्वारा उधार बेचा जा रहा है। उधार कब बेचा जा रहा है? जब दो व्यापारी हैं आपस में, एक विक्रेता है और एक क्रेता है। वो माल को जब बेचते हैं तो उनका एक टाइम पीरियड होता है, भुगतान पीरियड होता है कि भाई जब भी माल खरीदा गया है उसका 8 दिन के बाद भुगतान होना है या 15 दिन के अंदर भुगतान होना है या 1 महीने के अंदर भुगतान होना है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 1 महीने के अंदर उसको जो भुगतान करना होता है, 1 महीना बीत गया, 1 महीने के लास्ट तारीख को उसका भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन जब विक्रेता ये एक शर्त लगा देता है, यहाँ पर अब हम मान लेते हैं कि 1 मंथ हमने यहाँ पर तय करा है, कोई भी व्यापारी है उसने 1 मंथ यहाँ पर तय किया है कि 1 महीने में भुगतान होना है। तो 1 महीने में भुगतान के बाद भी उसने एक शर्त लगा दी है और वो शर्त लगाती है कि यदि 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाता है तो फिर इसमें 2% की नगद छूट दी जाती है। ये काय के लिए हो गई है? भुगतान शीघ्र प्राप्त करने के लिए। जो माल उधार बेच दिया गया था उसका भुगतान शीघ्र प्राप्त करने के लिए जो डिस्काउंट दी जाती है उसे नगद छूट कहा जाता है। तो इस तरह से ये डिस्काउंट हो गए। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास लेन देन लिखे हुए हैं, जर्नल में जो लेखा होता है। एक चीज और बता दें, व्यापारिक छूट का लेखा जर्नल के अंदर नहीं होता है। जो नगद छूट होती है उसका लेखा होता है जर्नल के अंदर। आगे हम बात करते हैं कि लेन देन मेरे पास यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं पहले से कि राकेश से माल उधार खरीदा गया था 5,000 रुपए का। एक लेन देन लिख रखा है, मोहन चंद्र को माल बेचा था 4,000 रुपए का।
इसके बीच में और इससे पहले और इसके बाद में और लेन देन होते रहे। मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लेन देनों को लिखा है जिनको मैं यहाँ पर समझाना जा रहा हूँ। और फिर तीसरा लेन देन है कि राकेश को पूर्ण भुगतान में दिए। भाई राकेश से यहाँ पर माल खरीदा गया था, राकेश को यहाँ पर भुगतान दिया जा रहा है। माल खरीदा गया था 5,000 का, भुगतान दिया जा रहा है 4,980 रुपये का, यानी यहाँ पर 20 रुपये का भुगतान कम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये है ये एक नगद छूट है। इसी तरह से मोहन चंद्र को यहाँ पर माल बेचा गया था 4,000 का, और यहाँ पर मोहन चंद्र से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए हैं 3,950 रुपये। यहाँ बात आती है, नहीं तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि 5,000 का माल खरीदा गया था, लेन देन 5,000 का है और भुगतान यहाँ पर 20 रुपये का कम क्यों दिया जा रहा है, जबकि लेन देनों में यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हाँ, पहचान के लिए यहाँ पर एक बात फिर भी लिखी हुई है, पूर्ण भुगतान। यहाँ लिख रखा है शब्द पूर्ण भुगतान। अगर पूर्ण भुगतान नहीं होता लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि जो भी कुछ है वो बैलेंस में लेने को या देने को रह गया है। फिलहाल यहाँ पूर्ण भुगतान लिखा है तो इसका मतलब हिसाब यहाँ पर फाइनल हो गया है। फिलहाल जर्नल में हम इसका लेखा करते हैं, तो जर्नल में जो हम लेखा करेंगे, फॉर्मेट सभी को मालूम है जर्नल का, कि जर्नल का फॉर्मेट किस तरह बनता है। मैं कॉलम्स को यहाँ पर केवल बना दे रहा हूँ, उसके अंदर लिखूंगा नहीं। इस तरह हमने कॉलम्स को यहाँ पर सेट कर लिया। जर्नल के फॉर्मेट में यही कॉलम बनते हैं। तो सबसे पहले हम इस लेन देन को लिख रहे हैं। यहाँ लिखा राकेश से माल खरीदा। माल चाहे उधार खरीदा गया हो चाहे नगद खरीदा गया हो, परचेस अकाउंट डेबिट होता है। तो हम यहाँ पर परचेस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। परचेस अकाउंट DR, यहाँ पर माल देने वाला है राकेश, तो यहाँ पर राकेश को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू राकेश। अगर ये एंट्रीज करनी आपको नहीं आती हैं तो इससे पीछे 2-4 वीडियो मैंने डाल रखी हैं, जिससे आप जर्नल की एंट्री को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। राकेश एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर अकाउंट शब्द को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। और रुपये कितना लिखा है, 5,000 रुपये लिखा है। मैं नरेशन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नरेशन की हम यहाँ पर आवश्यकता हालांकि लिखी जाती है, लेकिन हम उसको नहीं लिख रहे हैं, समय की बचत थोड़ी सी कर ले रहे हैं। दूसरा लेन देन हमारे पास में मोहन चंद्र को माल बेचा तो सेल्स अकाउंट, चाहे उधार बेचा गया हो चाहे नगद बेचा गया हो, माल बेचने पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट ही किया जाता है। तो फिर डेबिट क्या होगा, पाने वाला। मोहन चंद्र यहाँ पर माल पाने वाला है, मोहन चंद्र को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। इस तरह से मोहन चंद्र, और ये मोहन चंद्र पाने वाला है, डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट हमारे पास हमने यहाँ पर एंट्री कर ली है, और एंट्री कितनी है, 4,000 रुपये की एंट्री है। तो 4,000 रुपये हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया है और 4,000 रुपये को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। इसके बाद में हमारे पास तीसरा नंबर का लेखा आता है। यहाँ हम नंबरिंग ही कर दे रहे हैं, वरना यहाँ पर डेट होती है, डेट को ही लिखा जाता है। फिलहाल तीसरे नंबर का अब हम लेन देन देख रहे हैं। लिखा राकेश को पूर्ण भुगतान में दिए हैं, तो यहाँ पर राकेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति और कैश हमारे पास से जा रही है, तो हम राकेश को यहाँ पर डेबिट करेंगे। राकेश DR और टू यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट। अब यहाँ पर देखने की बात है कि 5,000 रुपये था ये, लेकिन भुगतान में हम दे रहे हैं 4,980 रुपये। कैश में हमारे पास से 4,980 रुपये जा रहे हैं। 20 रुपये कम हो गया, अब वो 20 रुपये जो हो गई डिस्काउंट। जब वो 20 रुपये की डिस्काउंट हो गई, कैसे हो गई, 5,000 में से 4,980 को घटाएंगे, 20 रुपये बचा, वो डिस्काउंट का हो गया। और डिस्काउंट के लिए बस एक ही बात को याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा और हमेशा कैश के साथ रहेगी। कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगी, कैश अगर डेबिट होती तो डिस्काउंट भी डेबिट होती। यहाँ पर कैश क्रेडिट है तो फिर डिस्काउंट भी क्रेडिट ही की जाएगी। और हम यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट अकाउंट, और रुपए डिस्काउंट के हो गए कितने, 20। दोनों को जोड़ करके ये हमारे पास में हो जाता है 5,000 रुपये। अब ये लेन देन हमारा यहाँ पूरा हुआ। डिस्काउंट अगर हम नहीं लगाएंगे तो 20 रुपये कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए 20 रुपये की डिस्काउंट यहाँ पर लिखी जाएगी। अगला लेन देन नंबर 4 हमारे पास में आ जाता है। नरेशन हम इसकी नहीं लिख रहे हैं,
मोहन चंद्र से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए। मोहन चंद्र से जब पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए हैं तो कैश हमारे पास में आई है, इसलिए कैश अकाउंट को तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट DR। अब कैश अकाउंट यहाँ पर DR हुई है, डेबिट हुई है, तो डिस्काउंट भी यहाँ पर डेबिट ही होगी, डिस्काउंट अकाउंट। अब रुपए यहाँ पर कैसे करके लिखेंगे, पूरा लेखा कर ही दे रहे हैं। पहले तो मोहन चंद्र से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हो रहा है, यानी देने वाला मोहन चंद्र है, तो मोहन चंद्र को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, मोहन चंद्र। रुपए कैसे लिखेंगे, 3,950 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो 3,950 रुपए ही लिखा जाएगा, ये भी यहाँ डिस्काउंट डेबिट है। और डिस्काउंट यहाँ पर हो गई 50 रुपए की, दोनों को जोड़ करके हमारे पास हो जाता है 4,000 रुपए। तो इस तरह से ये लेखे होते हैं डिस्काउंट के। जब भी डिस्काउंट का अगर लेखा आता है तो ये, लेकिन हाँ अगर भुगतान पर पूर्ण भुगतान शब्द नहीं लिखा है तो फिर वो बैलेंस रह जाता है, और उस बैलेंस का कहीं लेखा नहीं होता है, जितना रुपया प्राप्त हुआ होता उतना ही लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 5,000 का माल खरीदा गया था और भुगतान में हम 2,000 रुपये इसको भुगतान करते, तो सिर्फ जहाँ वहाँ डिस्काउंट नहीं आता, 2,000 रुपये की एंट्री वहाँ कर दी जाती। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और एंट्री जर्नल की नहीं आती है तो आप पिछली वीडियो में जा करके, प्ले लिस्ट में जा करके एंट्री को सीख सकते हैं, वहाँ जरूर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा।